उसको लेकर विभिन्न तरह की समस्याएं बढ़ती जा रही थी। उसी परिप्रेक्ष्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अक्टूबर 1947 को तत्कालीन भारत के विभिन्न राज्यों के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते हैं। उस पत्र में उनका जिक्र है कि भारत में मुसलमान हैं तो अल्पसंख्यक, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि यदि वे चाहें तब भी वहाँ से कहीं और नहीं जा सकते, ऐसा नेहरू जी का मानना था। पहली लाइन इसकी देखिए, उसमें लिखते हैं, भारत में मुसलमान हैं अल्पसंख्यक, लेकिन उसके बावजूद उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि वे सब के सब अपना क्षेत्र छोड़कर पाकिस्तान नहीं जा सकते। ये एक बुनियादी तथ्य है और इस पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। पाकिस्तान चाहे कितना भी ठगसावा दे, कितना भी वहाँ के गैर मुस्लिमों को अपमान और भय के चाहे कितने भी घूंट पीने पड़ें, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता से पेश आना है। नेहरू जी का ये पत्र मुख्यमंत्रियों को भारत के मुसलमानों के मन में विश्वास बनाए रखने का एक प्रयास था। आगे नेहरू जी लिखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिकों के वे समस्त अधिकार देने होंगे जो अन्य लोगों को है, और उनकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। अगर हम ऐसा करने में सफल नहीं होंगे, ऐसा करने में कामयाब नहीं हैं, तो फिर ये जो समस्या है वो नासूर बन जाएगी। ऐसी समस्या जिसका इलाज नहीं हो पाएगा, जो पूरी राज्य व्यवस्था में जहर फैला देगी और शायद हम सबको तबाह कर देगी। नेहरू के 15 अक्टूबर 1947 के यानी स्वतंत्रता के मात्र 2-3 माह बाद लिखे गए इस पत्र का जिक्र करना यहाँ इसलिए ज़रूरी है कि इस पत्र से साबित होता है कि कांग्रेस या तत्कालीन शासन धर्मनिरपेक्षता की भावना में पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए मुसलमानों को पूरी सुरक्षा की गारंटी दे रहा था। वो इस बात को सुनिश्चित कर रहा था कि मुसलमानों के साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार ना हो, भले ही पाकिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं की दशा कितनी भी बुरी क्यों न कर दी जाए वहाँ के शासन के द्वारा। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के द्वारा जो भी कार्य किया गया, जिसे अंग्रेज़ों ने और मुस्लिम लीग ने और जिन्ना ने सांप्रदायिकता का जामा पहनाने की कोशिश की, ये सब कार्य एक अच्छे उद्देश्य से किए गए थे। चाहे वो धार्मिक त्यौहार हों, चाहे वे आरक्षण पर सहमति हो, चाहे वे अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग को लेने की बात हो, चाहे वह तुष्टीकरण की नीति हो, आदि आदि। कांग्रेस की मंशा बड़ी स्पष्ट थी, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरे पक्ष कांग्रेस की इस मंशा में मीन मेख देख रहे थे। लेकिन इसी दौरान स्वतंत्रता के कुछ दिन पूर्व यानी 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा में मोहम्मद अली जिन्ना का वक्तव्य भी लोगों का ध्यान खींचता है। मोहम्मद अली जिन्ना अपना अध्यक्षीय भाषण देते हुए कहते हैं कि हमें अपने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों की जटिलता दूर करने की भावना से काम करना चाहिए, अर्थात जो वैमनस्यता बढ़ रही है उसे हमें रोकने का प्रयास करना होगा। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदायों में तरह तरह के लोग शामिल हैं। अगर मुसलमान पठान हैं, पंजाबी हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं और इस प्रकार इनमें बटे हुए मुसलमान, तो हिंदू भी ब्राह्मण हैं, वैष्णव, क्षत्रिय, बंगाली, मद्रासी आदि समुदायों से हैं। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं,
ऐसा जिन्ना ने संविधान सभा के अपने भाषण में कहा, अध्यक्षीय भाषण में, कि पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिर में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप अपनी मस्जिद में जाने या किसी भी अन्य पूजा स्थल में जाने के लिए पूर्ण रूप से आज़ाद हैं। आपके धर्म, आपकी जाति या आपके विश्वास से राज्य को कुछ लेना देना नहीं है। अर्थात अल्पसंख्यकों को जिस प्रकार नेहरू ने एश्योरेंस दिया, उसी प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में भी वहाँ के अल्पसंख्यकों को एक तरीके से ढाढ़स बनाने की कोशिश की, उनका विश्वास अर्जित करने की कोशिश की। पर घटनाक्रम कुछ ऐसा हो चुका था कि विभाजन अब होना ही था और विभाजन अंततः हुआ। 14 अगस्त की रात एक और जहां देश स्वतंत्रता की खुशी मना रहा था, वहीं विभाजन का गम भी उसके साथ था। आखिर विभाजन को हम रोकना क्यों चाह रहे थे? केवल इसलिए कि भौगोलिक दृष्टि से हमारा राष्ट्र एक रहे, या उसके पीछे कुछ और बातें थीं? विभाजन के दूरगामी परिणामों की चिंता सबको थी। मात्र विभाजन करना तो एक घटना हो सकती है, पर विभाजित देश के लोगों के बीच में जो समस्याएं होंगी वह कितनी बड़ी त्रासदी का रूप लेगी, ये लोगों के मन में ये बात आ चुकी थी। यानी विभाजन के परिणामों को लेकर, पहला परिणाम तो विभाजन का स्पष्ट था कि 2 देश बनेंगे, 2 अलग अलग राष्ट्र होंगे, 2 सरकारें होंगी, आदि आदि। लेकिन और भी बहुत कुछ इस विभाजन के कारण होगा, इसका भय, इसकी आशंका, इसकी चिंता इन दोनों देशों की सरकारों और नेताओं में थी। आखिर क्या परिणाम थे? तो अब हम आते हैं विभाजन के परिणामों पर एक नज़र डालें। विभाजन हुआ तो क्या हुआ? पहला, 2 देश अस्तित्व में आए। उसमें जो पाकिस्तान था वो 2 टुकड़ों में अस्तित्व में आया। ठीक। दूसरा, भारत के विभाजन के फलस्वरूप शरणार्थियों की समस्या हुई। इसका बाद में हम विस्तार से इन सब बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम ये जानें कि शरणार्थियों की समस्या पैदा हुई। दूसरा, भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप कश्मीर की समस्या ने जन्म लिया। कश्मीर की समस्या की जो जड़ है वो संभवतः भारत विभाजन के पीछे ही है। भारत के विभाजन स्वरूप ही कश्मीर का मुद्दा बना, और कश्मीर पाकिस्तान का अंग है या भारत का अंग है, इसको लेकर जो समस्या अभी तक चल रही है, जिसे पाकिस्तान हवा दे रहा है, इसके बावजूद कि कश्मीर संवैधानिक दृष्टि से भारत में है, इसे एक पाकिस्तान ने एक समस्या का रूप दे दिया है। तीसरा जो परिणाम इसके कारण हुआ वो था एक नई समस्या, और वो थी देशी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय। अब देखिए, पाकिस्तान बहुसंख्यक इलाके हो गए, पर बीच का जो क्षेत्र था, ब्रिटिश राज का जो हिस्सा था, जिसमें 565 रियासतें थी, और उन रियासतों को जो स्वतंत्रता दी गई थी ये तय करने की कि वो पाकिस्तान में रहेंगे या भारत में रहेंगे या स्वतंत्र रहेंगे, इसने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी। यानी भारत के अस्तित्व पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। पाकिस्तान तो अस्तित्व में आ गया, सारा मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान के नाम से जाना जाने लगा, पर भारत का नक्शा कैसा रहेगा, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। तो
देशी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय, ये एक अगला परिणाम होता है। उसके बाद अगला परिणाम होता है राज्यों के पुनर्गठन को लेकर की बात आती है सामने कि भारत स्वतंत्र होता है, इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें रियासतें भारत में शामिल होती हैं, सभी तरीके के प्रयासों का सफल परिणाम ये निकलता है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में इन सब रियासतों के शामिल होने के बाद अस्तित्व में आता है और फिर इनके पुनर्गठन को लेकर नई समस्या पैदा होती है। अगली जो समस्या थी वो थी सांप्रदायिक दंगों की, जिसका जिक्र पहले किया जा चुका है, और सांप्रदायिक दंगों का जो परिणाम गांधी की शहादत के रूप में हमने जाना, वो एक बहुत अहम मुद्दा है। अगली समस्या भारत विभाजन के परिणामों के रूप में यदि हम देखें तो है लोग घर बार छोड़ने के लिए विवश हुए और विस्थापित होने की जो समस्या, शरणार्थियों की जो शारीरिक मानसिक समस्याएं थी वो एक तरफ, अब इसके बाद दूसरी समस्या इन शरणार्थियों से जुड़ी थी, वो थी इनके विस्थापन को लेकर कि ये कहाँ जाके इनका ठौर कहाँ होगा, कहाँ जाके ये रुकेंगे, कहाँ जाके बसेंगे, इनकी अपनी संपत्ति का क्या होगा, आदि आदि। विभाजन के साथ जो तात्कालिक समस्या सामने आई, जिसे हम तात्कालिक कह सकते हैं, वह थी पलायन। और जैसा मैंने पहले बताया कि शरणार्थियों की समस्या एक, लेकिन उनके पलायन की समस्या दूसरी, ये दो अलग अलग समस्याओं के रूप में देखा जाना चाहिए। नेहरू ने अपने 15 अक्टूबर के पत्र में मुख्यमंत्रियों को लिखा था कि भारत में अल्पसंख्यकों की जितनी बड़ी तादाद है, ये संभव नहीं है कि वे लोग दूसरे देश में जाएंगे और इसलिए वे लोग यहीं रहेंगे, और यहीं रहते हुए उनके यहाँ रहने पर हमें सुनिश्चित करना है कि हम उन्हें रक्षा दें, सुरक्षा दें, उनके हितों का ध्यान रखें। एक और जहाँ ये सब बातें हो रही थी, आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? स्वतंत्रता की घोषणा होते होते, बल्कि उससे कुछ समय पूर्व ही पलायन शुरू होता है। भारत और पाकिस्तान से बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोग एक देश से दूसरे देश और दूसरे देश से पहले देश जाते हैं, पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान। पाकिस्तान में रहने वाले जो बहुसंख्यक हिंदू थे, वे विभाजन के पश्चात भारत आने के लिए उतावले होते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले जो बहुसंख्यक हिंदू थे, क्योंकि वहाँ कई क्षेत्र ऐसे थे जहाँ हिंदुओं की संख्या बहुतायत में थी, ये लोग उतावले हो जाते हैं भारत आने के लिए। और इसका कारण, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित करता है अपने को। उसी तरह पाकिस्तान के निर्माण के पश्चात भारत में रहने वाले जो मुसलमान थे, जो मुसलमानों की बहुसंख्यक क्षेत्र थे, वहाँ के लोग पाकिस्तान जाने को आमादा हो जाते हैं, पाकिस्तान जाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वे अपने धर्म वाले क्षेत्र में जाके रहना चाहेंगे। मुसलमान वैसे ही बड़ी तादाद में थोड़ा कट्टरपंथी थे और मुस्लिम लीग के अनुयायी हो चले थे। मुस्लिम लीग द्वारा भड़काई हुई भावनाओं और अंग्रेज़ों द्वारा मुसलमानों को गलत दिशा दिए जाने का ही परिणाम था कि जो अविश्वास बढ़ चुका था, उसके कारण भारत से भी लाखों मुसलमान पाकिस्तान जाने के लिए तत्पर हो गए, चाहे वो पूर्वी पाकिस्तान हो, चाहे पश्चिमी पाकिस्तान हो। ऐसा माना जाता है कि विभाजन के बाद करीब 15 लाख
की संख्या में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान विस्थापित हुए। 15 लाख की संख्या 1947 के परिप्रेक्ष्य में है। आज आप 15 लाख की संख्या को 133 करोड़ के सामने बहुत कम आंकेंगे, लेकिन यदि कल्पना करें उस समय की जनसंख्या जो लगभग 30 करोड़ रही होगी, उसमें 15 लाख की संख्या में लोगों का पलायन, एक जगह से दूसरी जगह लोगों के विस्थापन की समस्या कितनी गहराई हुई होगी। 1951 यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में जो जनगणना हुई, उस जनगणना के आधार पे जो आंकड़े सामने आए हैं, उसमें बताया गया है कि लगभग 7,22,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए। 7,22,000 यानी 15 लाख में लगभग आधे लोग हिंदू थे जो पलायन को विवश हुए, और बचे आधे हिंदू थे जो लोग पलायन के लिए विवश हुए। अब ये पलायन किस रूप में होता है, थोड़ा इसको जानने की कोशिश करें। हिंदुओं की संख्या लगभग 7,24,000 रहती है, और इसमें सिख भी शामिल हैं। ये लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आते हैं, और ये सब एक दिन में नहीं होता, ये प्रक्रिया महीनों चलती है। अपने घर को, परिवार को, रिश्तेदारों को छोड़कर भारत में आना, और भारत में कहाँ जाना, ये उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। जीवन यापन अपना कैसे करना, 2 जून की रोटी कैसे जुटाना, और कहाँ जाना। जगह तो छोड़ दी, लेकिन कहाँ जाके बसना, ये इनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। और ये पलायन जो है कुछ महीनों तक चला। इसके आप दृश्य देखिए, इन चित्रों में पलायन के दृश्य बड़े विभत्स हैं। तत्कालीन समाचार पत्र और तत्कालीन समाचार इन पलायन के दृश्यों से पटे पड़े थे। करीब 11.2 लाख जनसंख्या ने पश्चिमी पाकिस्तान में, पश्चिमी भारत में पलायन किया। ये वो क्षेत्र है जहां से 15 लाख लोगों में 11 लाख लोगों ने पलायन किया। आप देखेंगे दक्षिण भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत मूलतः उससे प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमानों की ज़्यादा तादाद इसी क्षेत्र में थी। अल्पसंख्यकों के रूप में भी हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या इसी क्षेत्र में ज़्यादा थी, इसलिए पलायन भी यहीं सबसे ज़्यादा होता है। और 15 लाख में 11 लाख लोग इस क्षेत्र से अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह की ओर जाते हैं। 5.3 लाख मुस्लिम भारत से पश्चिमी पंजाब गए। पश्चिमी पंजाब ये भारत है। 5 लाख मुस्लिम भारत से पश्चिमी पंजाब की ओर गए। 3 लाख हिंदू या 3.4 लाख हिंदू और मुसलमान पाकिस्तान से पूर्वी पंजाब आए। देखिए पलायन किस ढंग का हो रहा है। इसलिए कहा गया कि जो ये क्षेत्र है, मूलतः जो पलायन की समस्या और शरणार्थियों की जो समस्या थी, वो मूलतः इस क्षेत्र में थी। इसी तरह सिंध प्रदेश जो पाकिस्तान में था, वहाँ से करीब 1.25 लाख हिंदू और मुसलमान पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर गए। हिंदू और 1.25 लाख यानी सिंध प्रदेश से और पश्चिमी पंजाब क्षेत्र से, पाकिस्तान क्षेत्र से, मूलतः ये प्रभावित क्षेत्र है पलायन के मद्देनज़र। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो शरणार्थियों की समस्या थी, जो पलायन की समस्या थी, पलायन यानी एक स्थान से दूसरी जगह विस्थापित होने की समस्या, वो मूलतः इस क्षेत्र में थी।
ऐसा नहीं कि बांग्लादेश या तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में पलायन नहीं हुआ, उसका भी हम आगे जिक्र करेंगे। फिलहाल हम इतना ख्याल रखें, इतना समझें कि ये क्षेत्र मूल रूप से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा। नेहरू ने अपने पत्र में लिखा था कि हम मान नहीं सकते कि इतनी भारी संख्या की लोग छोड़ के जाएंगे, लेकिन भारत में पाकिस्तान की जो नई सरकारें थी जो उसी समय शासन में आई थी, वे इतने बड़े पलायन के लिए तैयार नहीं थी और सक्षम भी नहीं थी। ये पलायन कोई 100, 200, 1000 लोगों का नहीं था, लाखों में था, और लाखों में 15 लाख, जिसमें वृद्ध, महिलाएं, बच्चे शामिल थे। और ये पलायन धार्मिक उन्माद का परिणाम था। तो इस प्रकार इतने बड़ी संख्या का पलायन, धार्मिकता से प्रभावित पलायन, इसने कुछ अन्य समस्याओं को जन्म दिया, जिसमें हत्याएं, हिंसा, लूटमार, बलात्कार आदि घटनाएं बहुत सामान्य हो चली। आगजनी, लूट, हत्याएं रोजमर्रा की जिंदगी में इस क्षेत्र में सुनी जाने लगी। और ये सब किस लिए? धर्मांधता का परिणाम। क्योंकि धर्म के नाम पर लोग अपना क्षेत्र बदल रहे थे। इसलिए नहीं कि उस क्षेत्र में से वो ऊब चुके थे या कहीं नई जगह व्यापार करने जाना था, मात्र इसलिए क्योंकि धर्म के नाम पर ये विभाजन देश का हुआ था। अंदाज है कि इस पलायन के दौरान, इस पलायन की प्रक्रिया के दौरान लगभग 5 से 10 लाख हत्याएं हुई। केवल हत्याओं की बात कर रहा हूं मैं, बाकी आगजनी, लूटपाट, बलात्कार, ये तो अनगिनत हैं। मात्र हत्याएं ही 5 से 10 लाख लोगों के बीच हुई, तो 15 लाख पलायन, उस पलायन के बाद करीब 5 से 10 लाख लोगों की हत्याएं। कितने परिवार इस पलायन की प्रक्रिया में बेघर हुए, कितने परिवारों के सिर से उनके साए हट गए और कितने परिवार बिछुड़ गए। ऐसे लाखों उदाहरण तत्कालीन समाचार पत्रों में पढ़े जा सकते थे, जिसमें बिछड़े हुए परिवारों का जिक्र होता था। माँ बाप बिछुड़ गए, पति पत्नी अलग हो गए, बच्चे अलग अलग हो गए, इस आपाधापी में जिसका जीवंत उदाहरण ये सब दृश्य हैं, विभाजन के वो दृश्य या पलायन के दृश्य। पंजाब की यदि हम बात करें तो 1947 में पंजाबी सूबे का निर्माण हुआ था, और पंजाबी सूबे में पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब, ऐसा 2 भागों में उसको बांट दिया गया। पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब। पूर्वी पंजाब जो है वो भारत का हिस्सा बना और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना, जहाँ पर मैंने विस्थापन की समस्या के बाद जिक्र किया है। विभाजन के पहले हिंदू, मुस्लिम और सिख पूरे पंजाब में रहते थे, विभाजन से पहले। लेकिन विभाजन के बाद स्थितियां बदल गईं, पंजाब 2 भागों में टूट गया, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब। इस विभाजन ने पूरा घटनाक्रम बदल दिया। परिणाम क्या हुआ कि पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान के हिस्से की तरफ जो पंजाब गया, वहाँ के हिंदू और सिख भारी संख्या में पूर्वी पंजाब की ओर आते हैं, और पूर्वी पंजाब जहाँ मुस्लिम थे, लेकिन जो क्षेत्र भारत में शामिल किया गया, वहाँ के मुस्लिम अब पश्चिमी पंजाब की ओर भागते हैं। तो ये जो क्षेत्र है पंजाबी सूबे का क्षेत्र, ये विभाजन पलायन की प्रक्रिया का एक तरीके से हॉट बेड बन जाता है। इस पलायन में हिंदू, मुसलमान, सिख एक दूसरे की संपत्ति को लूटते हैं, हत्या करते हैं, आगजनी होती है,
कई तरह के जघन्य अपराध होते हैं, परिवार बिछुड़ते हैं, आदि आदि, बेघर हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, आदि आदि। पंजाब की घटना जैसा ही किस्सा पूर्वी पाकिस्तान का है, जो तत्कालीन स्थितियों में बंगाल कहलाता था। बंगाल का भी विभाजन हुआ। इस विभाजन में पूर्वी बंगाल जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बना। यहाँ आप देखेंगे पूर्वी पंजाब जो है वो भारत का हिस्सा बना, पर बंगाल की बात करते हैं तो पूर्वी हिस्सा, बंगाल का पूर्वी हिस्सा पूर्व पाकिस्तान में गया और पश्चिमी हिस्सा वेस्ट बंगाल बना। इसीलिए उसे वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। भारत के उस राज्य को जिसे आज हम केवल बंगाल कहते हैं, वो काफ़ी समय तक पश्चिमी बंगाल कहा जाता था, बल्कि आज भी उसे पश्चिमी बंगाल के रूप में ही जानते हैं। तो ये पश्चिमी शब्द कहाँ से आया? एकीकृत बंगाल का आधा हिस्सा जो पूर्वी पाकिस्तान में गया वो पूर्व बंगाल था। पूर्वी बंगाल का पाकिस्तान में जब हिस्सा हुआ, जिसका 1955 में नामकरण करके पूर्वी पाकिस्तान किया गया, और 1971 में यही पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बनता है। वो घटनाक्रम पूरा अलग है, अपने तय स्वतंत्र है, अलग घटना है। लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि पूर्व बंगाल दो भागों में विभाजित, पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में जाता है, जिसे हम 1955 से पूर्वी पाकिस्तान के रूप में नामजद किया गया, और अंततः ये पूर्वी पाकिस्तान 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरता है, बांग्लादेश के बनकर। जहाँ तक पश्चिमी बंगाल की बात है, वो भारत का हिस्सा बना, और पश्चिमी बंगाल वर्तमान में एक तरीके से पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र का भारत के एक बहुत अहम राज्य है।